मोदी सरकार के एक्शन से आम आदमी पार्टी की बेचैनी साफ दिख रही है। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल जा चुके हैं। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में ऐसे फंसे हैं कि उनका बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी अब बचने के लिए विपक्षी एकता की वकालत कर रही है। हालांकि केजरीवाल की दाल नहीं गल रही। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से लगातार समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भाव ही नहीं दे रही। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने हाथ फैला रही है और कैसे आम आदमी पार्टी की हो रही है बेइज्जती, चलिए बताते हैं आपको अपनी इस पूरी खबर में। दरअसल आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में देश को जरूरत है कि सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े और प्रभावी सरकार बनाए। ऐसा कांग्रेस के सहयोग के बगैर संभव ही नहीं। विपक्षी एकता देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के रवैये पर निर्भर है। इसके अलावा संदीप पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने मोदी सरकार पर सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। अगर कांग्रेस खुले दिल वाली है और सभी को साथ लेकर चलने को तैयार है तो भी कुछ संभव होगा। अगर कांग्रेस अहंकारी होने का परिचय देगी तो विपक्षी एकता जैसी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने दिल्ली और हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा था कि विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आम आदमी पार्टी के महासचिव ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया था। शीर्ष अदालत ने 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती एलजी विनय सक्सेना ने नियंत्रण में की थी। आम आदमी पार्टी इस मसले पर कई गैर बीजेपी दलों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक अध्यादेश की निंदा नहीं की है। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम केजरीवाल 23 जून को पटना में मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के तत्काल बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश की निंदा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अगर कांग्रेस अपने रवैये पर अड़िग रही तो आम आदमी पार्टी का किसी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल होगा। उसके उलट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र के अध्यादेश का विरोध करना है या नहीं, इस पर फैसला संसद के मॉनसून सत्र से पहले लिया जाएगा। भारत में एक कहावत है कि जिस इंसान को बेइज्जत होने की लत लग जाती है तो उसे किसी की फिक्र नहीं होती है। ऐसे लोग हर जगह और हर समाज में मिल जाते हैं। ऐसे ही एक नेता भारतीय राजनीति में कहलाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो पहले पटना से असहज होकर आए और अब असहज होने चले गए हैं गुजरात। बार बार बेइज्जती करवाने के बाद भी आम आदमी पार्टी वही गलती कर रही है। पीएम मोदी से भिड़ने के चक्कर में केजरीवाल की जो बेइज्जती हुई थी उसे पूरा देश ने देखा और अब केजरीवाल साहब इस बार फिर से उसी कोर्ट के चौखट पर पहुंच गए हैं जहां से उन्हें पहले फटकार मिल चुकी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम मोदी की डिग्री मांग वाली याचिका गुजरात हाई कोर्ट से रद्द होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। केजरीवाल की याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने याचिका को रद्द करने के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के आदेश को भी रद्द कर दिया था। सीईसी ने अपने आदेश में यूनिवर्सिटी और पीएमओ से डिग्री प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों, ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। हालांकि केजरीवाल को यह समझना होगा कि कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, ना कि बीजेपी ने। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन पर गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा था और रिप्लाई फाइल किया था।
यूनिवर्सिटी की तरफ से आए रिप्लाई को अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने रिज्वाइंडर के जरिए काउंटर किया है और अपने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किए हैं। अब देखना होगा कि इस बार कोर्ट केजरीवाल के खिलाफ क्या फैसला सुनाता है। अगर इस बार भी केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगता है तो उनकी काफी किरकिरी होगी, क्योंकि पहले से ही कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाए जाने से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। मोदी सरकार के फैसले से केजरीवाल एंड कंपनी की बेचैनी बढ़ गई है और इस वक्त केजरीवाल की पार्टी चौतरफा घिर गई है। आम आदमी पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मोदी सरकार के फैसले का मुकाबला करे तो करे कैसे। कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही। इसके अलावा केंद्र के नए अध्यादेश से केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत बढ़ गई है। केजरीवाल के विपक्षी दलों से मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए मदद मांग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को अब तक कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। ऐसे में अब केजरीवाल मोदी के नए अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट के शरण में पहुंच गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। आपको बता दें, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन के लिए केजरीवाल ने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। हालांकि केजरीवाल को कांग्रेस का साथ नहीं मिला। ऐसे में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का हारना तय है। ऐसे में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को आम आदमी पार्टी कार्यालय में इस अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 3 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक आईटीओ पार्टी कार्यालय पर काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। फिर 5 जुलाई को सभी 70 संसदीय क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। आम आदमी पार्टी अध्यादेश के विरोध में हर दांव पेच आजमाना चाह रही है। अध्यादेश को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि मोदी सरकार को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार को दोनों ही सदनों में बहुमत हासिल करना है। ऐसे में जब केजरीवाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। अगर हम बीते सालों के चुनावों और भाजपा की चुनावी रणनीति और जीत की बात करें तो भाजपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में देश के लाभार्थी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूपी का 2022 चुनाव हो या लोकसभा चुनाव 2019 हो, इन दोनों ही चुनाव में देश के लाभार्थी वर्ग ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। देश का लाभार्थी वर्ग धर्म और जाति से ऊपर उठकर भाजपा का परंपरागत वोट बैंक बन गया है। बीजेपी ने फिर से लाभार्थी वर्ग को अपने पाले में करने के लिए ऐसा देशहित की योजना निकाल दी है कि 2024 में भाजपा की जीत कुछ हद तक पक्की हो जाएगी। 2019 के चुनावों की ही तरह 2024 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का और साथ ही प्रति बैग 242 रुपए की यूरिया सब्सिडी देने समेत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। पैकेज में विभिन्न घटक हैं जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की भलाई और आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने नीम कोटिंग शुल्क को छोड़कर 45 किलोग्राम प्रति बैग पर 242 रुपए की समान कीमत पर किसानों को यूरिया की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृत पैकेज में 3 सालों यानी 2022 से 23 से 2024 से 25 के लिए यूरिया सब्सिडी के तौर पर 3,68,676.7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना पीएम
प्रणाम को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा योजना के एक अन्य पहलू के रूप में धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार की मंजूरी पर भी चर्चा की गई। गन्ने के अब तक के सर्वाधिक उचित और लाभकारी मूल्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2018 में मोदी सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। तब हर एक 4 महीने की किश्त पर लगभग 25,000 करोड़ और सालाना 75,000 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित था। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 2,000 रुपए प्रति किश्त दिए जाने थे। इस योजना ने बीजेपी के पक्ष में किसानों को लामबंद करने में काफी मदद की थी और 2014 से भी ज्यादा वोट परसेंट और सीटों के साथ बीजेपी ने 2019 के आम चुनावों में जीत दर्ज की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 से पहले ऐसा दांव चल दिया है कि पूरा विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। भाजपा और पीएम मोदी की ठोस रणनीति का ही कमाल है कि मोदी के एक चाल से विपक्ष हलकान हो जाता है। प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि जो विपक्षी एकता तस्वीरों में दिख रही है, धरातल पर उनकी राजनीति और नीति दोनों ही अलग है, जिसका फायदा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी भरपूर फायदा उठाना आसान है। और पीएम ने चल भी ऐसा दाव दिया है कि पूरा विपक्ष बिखर गया है। इस मुद्दे पर सियासी दल भी 2 गुटों में बंटा नजर आ रहा है। जहां दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखालफत पर उतर आए और प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा कि हम इसका विरोध न करेंगे और न ही समर्थन। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी के लिए देश को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2 कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो कैसे चल पाएगा घर? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता का सैद्धांतिक समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने आर्टिकल 44 भी ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए, सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू करा जाना चाहिए। पीएम मोदी के बयान से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी थी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं। यूसीसी पर शरद पवार की पार्टी भी विपक्षी खेमे से अलग खड़ी नजर आती है। पार्टी ने कहा कि यूसीसी का ना तो समर्थन करेगी और ना ही इसका विरोध। एनसीपी राष्ट्रीय सचिव नसीम सिद्दीकी ने कहा कि यूसीसी का तुरंत विरोध नहीं होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में सभी के लिए एक जैसा कानून है, ऐसे कानूनों में महिलाओं को समान अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी ने यूसीसी का दांव ऐसे वक्त खेला है जब हाल ही में पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता की कोशिश में बैठक की थी। अब यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। इस पर विपक्षी पार्टियों का अलग अलग रुख सामने आ रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।